नमस्कार, मैं हूं पंडित अरविंद गौड़। स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल ज्योतिष विद अरविंद गौड़ में। तो आज की चर्चा शुरू करने से पहले एक क्वेश्चन बताता हूं जो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछा गया। मैं उसका आंसर कमेंट बॉक्स में भी दे सकता था, फिर भी मेरा मन हुआ कि इसका वीडियो बनाना चाहिए जैसा मुझसे कहा गया। तो एक सज्जन हैं अभिजीत भट्टाचार्य जी, जिन्होंने कमेंट करके मुझसे पूछा कि नीच ग्रहों के संबंध में वीडियो बनाइए। क्या है नीच ग्रह, क्यों होते हैं नीच ग्रह, इसका क्या प्रभाव, क्या उपाय इस संबंध में। तो उनकी बात का मान रखते हुए ये पूरा वीडियो बनाया जा रहा है अभिजीत भट्टाचार्य जी के कहने पर। तो मैं इसमें जानबूझ करके बहुत सारे सवाल, 5, 6, 7, 8 सवाल खुद ही खड़े करूंगा और उन सभी प्रश्नों के उत्तर देने का भी प्रयास करूंगा। कोशिश करूंगा कि सब्जेक्ट कॉम्प्लिकेटेड ना हो और एक आम जनमानस भी अगर से सुनना और समझना चाहे तो उसको बात मोटा मोटा समझ में जरूर आ जाए कि क्या हो रहा है। जो एक्सपर्ट हैं, ज्योतिष पहले से थोड़ी जानते हैं, उनके लिए तो कोई दिक्कत होगी ही नहीं। ठीक है, सवाल यह है कि कोई भी ग्रह जब नीच में होता है तो पहला सवाल ये लेते हैं, नीच ग्रह का मतलब क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। अपने आप में एक साधारण तौर पर जब हम नीच शब्द सुनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे हृदय में थोड़ा गिरा हुआ शब्द आता है। तो यहां नीच और उच्च शब्द की एक्चुअल वो डेफिनेशन नहीं है जो इन शब्दों की डेफिनेशन है। नीच का भाव यहां केवल है जब कोई ग्रह कम से कम परफॉर्मेंस देता है, यानी लो परफॉर्मिंग होता है तो वो नीच में होता है, और हाई परफॉर्मिंग होता है तो वो उच्च में होता है। तो ये हुआ नीच का अर्थ। ग्रह कब नीच होता है, अगला सवाल अब हमारे पास यह है कि कब कब नीच में होता है। तो हर ग्रह के लिए कुछ राशियां और डिग्रियां फिक्स हैं, जैसे कि आप जानते हैं, और ये टेबल आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हैं, मैं उसे पढ़े देता हूं। सूर्य तुला राशि में नीच का होता है और मेष राशि में उच्च का होता है 10 डिग्री तक। एक जबरदस्त नियम जो आपको समझना है कि जो ग्रह जहां नीच का होता है उसके ठीक सामने वाले 7वें भाव में वो अपनी उच्च राशि में होता है। ठीक है, तो इसको समझिए, जो ग्रह जहां नीच का है उसके ठीक सामने वाली 7वीं राशि में वो ग्रह उच्च का होता है, उतनी ही डिग्री पर। तो सूर्य तुला राशि में नीच का होता है और मेष राशि में उच्च का होता है। मैं नीच का बात पहले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज का हमारा टॉपिक ही नीच राशियों पर है, उच्च राशि पर नहीं, है ना, इसलिए मैंने नीच को पहले लिया। चंद्र वृश्चिक में और केवल 3 डिग्री तक, और वृषभ राशि में उच्च के होते हैं। इसी तरीके से पूरी लिस्ट है जिसके अंदर मैं इसे जल्दी जल्दी पढ़ देता हूं और आप स्क्रीन पर तो उसे देख ही पा रहे हैं कि मंगल कर्क राशि में नीच के होते हैं, मकर में उच्च के होते हैं, बुध मीन में नीच के होते हैं और कन्या राशि में उच्च के होते हैं। डिग्रीज आप देख रहे हैं। और गुरु 5 डिग्री तक मकर राशि में नीच के होते हैं, कर्क राशि में 5 डिग्री तक उच्च के होते हैं, और शुक्र मीन में 27 डिग्री तक जो स्थिति है वो आ जाती, कन्या में नीच के होते हैं और मीन राशि में उच्च के होते हैं। और अगर हम शनि की बात करते हैं तो मेष राशि में 20 डिग्री तक नीच के होते हैं। हमने 2 सवाल ले लिए। पहला कि नीच ग्रह का अर्थ क्या है, ग्रह कब नीच में होता है, इन राशियों में होता है, जब वो इन राशियों में इतने डिग्री पर होता है। अब एक सवाल आ सकता है कि ग्रह नीच का होता ही क्यों है, या कैसे हो जाता है नीच का। असली बात है ना कि कोई ग्रह नीच का कैसे हो जाता है, ये होता ही क्यों है, ऐसी क्या वजह हो जाती है कि वो नीच माना जाता है या लो परफॉर्मिंग काउंट होता है। पहले एक एग्जांपल लेता हूं, सिंपल बिल्कुल, जिससे कि ये बात समझ में आए। अगर मैं पुलिस ऑफिसर हूं तो मैं बहुत कंफर्ट फील करूंगा थाने में या थाने जैसी जगहों पर, थाना या थाने जैसी जगह। लेकिन ये तो पक्की बात है कि मैं डाकुओं के अड्डे पर कंफर्टेबल फील नहीं कर सकता क्योंकि मैं पुलिस ऑफिसर हूं। ठीक, इसे उल्टा कर दीजिए। एक डाकू है तो वो अपने अड्डे पर जितना कंफर्टेबल फील करेगा, पुलिस थाने या पुलिस थाने जैसी जगह पर अनकंफर्टेबल फील करेगा। एक पुलिस ऑफिसर हॉस्पिटल में अनकंफर्टेबल हो जाता है, एक डॉक्टर थाने में अनकंफर्टेबल हो जाता है, क्योंकि वो दोनों के मिजाज के विपरीत है। तो इसको समझने का एक तरीका है, बेसिक तरीका है, वो ये है, हर ग्रह का एक फिक्स तत्व होता है, हर ग्रह का अपना एक तत्व होता है।
और वो कौन कौन से हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पे भी देख पाएंगे कि जो सूर्य है वो अग्नि तत्व का है, चंद्र जल तत्व का, मंगल अग्नि का, बुध पृथ्वी का, गुरु वायु या आकाश तत्व का भी कहते हैं, और शुक्र को जल तत्व और शनि को वायु तत्व का माना जाता है। ये फिक्स है। अगर ये इन तत्व के हिसाब से ऐसी राशि में जाएंगे जो इनकी कंफर्टेबल तत्व की राशि होगी, तभी तो ये कंफर्ट फील करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये बात इजी है, मेरे को नहीं लगता इसमें मुश्किल आई होगी। अब बात ये करते हैं कि किस राशि में ये नीच का होता है, जहां वो लो परफॉर्मिंग हो जाता है, और कहां वो उच्च का होता है, जहां वो हाई परफॉर्मर हो जाता है। अब ग्रहों का जो राजा है सूर्य, अग्नि तत्व का है। एक अग्नि तत्व का आदमी आग, वो कहां जाकर के सबसे बलवान हो सकता है? एक आदमी को जहां सम्मान मिले, पोजीशन मिले, कंफर्ट फील करे, सुरक्षा फील करे, वो वहीं तो उच्च का होगा। तो वो सूर्य कहां जाकर उच्च का हुआ? मेष राशि, और मेष राशि का कंट्रोलर है मंगल, और मंगल की जो तत्व है यानी मेष राशि का तत्व भी अग्नि है। तो अग्नि में ही कंफर्टेबल फील करती है, तो वहां सूर्य मेष में उच्च के हो गए। ठीक है। अब इसी तत्व को अगर आप देखते हो उनकी नीच राशि, तो नीच राशि कौन सी आती है? तुला की। अब तुला का तत्व क्या है? तो तुला राशि का जो तत्व है वो है वायु। तुला वायु तत्व की है। तो जोर से फूंक मारोगे तो अग्नि बुझ सकती है, एक तरीका समझिए। तो अर्थ क्या निकला कि वहां जाकर के वो तत्व के हिसाब से देखते हैं तो वो वीक हो जाता है, क्योंकि वो उसका कंफर्टेबल जोन नहीं है। ये तत्व के हिसाब से इसकी डेफिनेशन हो गई। चंद्र की बात करते हैं। चंद्र का अपना जो तत्व है वो जल है, और वो वृषभ राशि में जहां पृथ्वी तत्व की होती है। तो जल कहां रुकता है? पूरा का पूरा जल इस ब्रह्मांड में जो कुछ भी हम देख पाते हैं वो पृथ्वी पर ही टिका है। तो जल पृथ्वी पर कंफर्ट फील करता है, वहां रहता है, कल कल बहता है। तो चंद्र वृषभ राशि में अपने तत्व के हिसाब से देखें तो आराम महसूस करता है। ठीक है। कहां गड़बड़ हो जाता है? वृश्चिक राशि में। अब वृश्चिक राशि भी जल तत्व की है पर स्थिर। इसका अर्थ क्या निकला कि वो जल जो पहले से रुका हुआ है उसमें और चंद्र का जल जब चला जाता है तो वो अनकंफर्टेबल हो जाता है, गंदला हो जाता है, बाढ़ का भी रूप ले सकता है। तो कुल मिलाकर उसका पर्सनल अस्तित्व गड़बड़ा जाता है। तो चंद्र वहां नीच के हो जाते हैं। एक तरीका ये सिर्फ तत्व के एंगल से समझने का है। अब आ जाते हैं मंगल। मंगल अग्नि तत्व का है। अब वो कहां पर? अग्नि कहां जलती है? पृथ्वी पर। पृथ्वी के अंदर भी अग्नि ही अग्नि है। अगर हम जानेंगे तो लावा भरा पड़ा है, आग भरी पड़ी है। तो मंगल कंफर्ट फील करता है पृथ्वी तत्व यानी मकर राशि में, तो क्योंकि वो पृथ्वी तत्व की है। और ठीक उसके सामने जो मेष राशि आती है, कर्क राशि, जहां वो नीच का होता है वो जल तत्व की है, और अग्नि को जल में डालेंगे तो बुझ जाएगी। तो वो बिल्कुल विरोधी तत्व है। तो मंगल वहां जाकर अनकंफर्टेबल हो जाता है। तो तत्व के हिसाब से एक आंसर हो गया। अब बुध की बात कीजिए। बुध पृथ्वी तत्व का है, और वो अपनी ही राशि में उच्च का होता है, क्योंकि वो भी पृथ्वी तत्व की है। और कहां जाकर गड़बड़ हो जाता है बुध? बुध को कुमार समझो, छोटा समझो, पृथ्वी तत्व का है। छोटे रोड़े को अगर आप पानी में डालोगे तो वो डूब जाएगा। तो बुध कहां गड़बड़ कर जाता है? मीन राशि में, क्योंकि वो जल तत्व की राशि है। ये चीज हो गई क्लियर? अच्छा जी। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु वायु तत्व या आकाश का है। अब वायु में जल है, एक तरह से उसमें अगर ऊष्मा है, जल में जल के कण वायु में रहते हैं तभी वर्षा होती है। अब इसे ऐसे समझ लीजिए। तो गुरु चंद्र की राशि में जब जाता है तो वो जल तत्व की है, तो वो उसे सूट करती है। लेकिन जब वो पृथ्वी पर आ जाता है, आकाश जब पृथ्वी पर आ जाए, बादल जब बरस जाते हैं तो वो बह जाते हैं, उसकी अपना अस्तित्व गड़बड़ा जाता है। तो मकर में जाकर के वो गड़बड़ हो जाता है। अब शुक्र की राशि फिर जल तत्व की है। अब वो भी मीन राशि में जल तत्व में चला जाता है। पानी में गया और पानी का स्वरूप बना। मीन दुस्वभाव राशि है, स्थिर नहीं है, ये ध्यान देना, नहीं तो चंद्र वाली बात यहाँ पे ली जा सकती है। और कन्या राशि में जाकर वो पृथ्वी तत्व है, जहां पे जल को सोख लेती है पृथ्वी। तो शुक्र का अपना अस्तित्व गड़बड़ा जाता है। शनि वायु तत्व का है, और तुला राशि में उच्च का होता है, वो भी वायु तत्व की है। तो वायु में जाकर के इजी हो जाती है। और शनि अग्नि तत्व में जाकर गड़बड़ हो जाता है, क्योंकि अग्नि उस वायु को सोखा देती है, सोख लेती है,
इसलिए वायु वहां जाकर के गर्म होकर के एक उसका प्रतिरूप, उसका भाव ही बदल जाता है। तत्व के साथ से पूरी कहानी हो गई। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, लेकिन अगर आप इसे ध्यान से दोबारा सुनेंगे तो समझ में आएगा। यही सारी बात को हम रिलेशंस के हिसाब से भी समझा सकते हैं। फिर से समझिए इसी पूरी कहानी को एकदम नए तरीके से रिश्तों के हिसाब से। रिश्तों में हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहों के राजा हैं चंद्र, रानी, बुध राजकुमार हैं, छोटे हैं, युवा हैं, उन्हें नपुंसक भी गिना जाता है कि उनका अपना जेंडर क्लियर नहीं है। मंगल सेनापति हैं, गुरु गुरुदेव हैं, ज्ञान के स्वामी हैं, शुक्र राक्षसों के गुरु हैं, राक्षसों के गुरु, भोग विलास आनंद ऐश्वर्य के स्वामी हैं, और शनि सेवक हैं, सिपाही हैं, सेवक हैं, दास हैं। ये एक मोटी मोटी बातें याद रखिएगा। अब देखिए सूर्य कहां जाकर के बलवान हुआ, मंगल की राशि में। राजा कहां जाकर के सुख महसूस करेगा, सेनापति के साथ, जहां बैठ करके उसे कंफर्ट फील होता है, ताकत अपना सामर्थ्य से प्राप्त होती है। तो राजा कहां जाकर बलवान हुआ, मेष राशि में, और मेष राशि क्या हुई उसकी, सेनापति की राशि। और कहां जाकर राजा गड़बड़ हो गया, तुला में। अब क्यों, क्योंकि जब राजा विलास में डूबेगा, भोग में डूबेगा, आनंद में डूबेगा, तो राजकाज के काम से विमुख होगा, लो परफॉर्मर हो जाएगा। इसलिए जब वो तुला की राशि में गया तो एक राशि में शत्रु हो जाता और एक राशि में जाके एक तरह से नीच में हो जाता है। ये बात समझ में आ गई। स्क्रीन पे आप देखते रहिए, आपको ये बात समझ में आती जाएगी। अब चंद्र की बात करते हैं। चंद्र रानी माँ है, स्त्री है, रानी है, अमीर है, सुंदर है। सबसे अधिक स्त्री को कहां सुख प्राप्त होता है, जहां आभूषण है, जहां वस्त्र हैं, जहां ऐश्वर्य का सामान है, तो वो वृषभ राशि में जाकर के, क्योंकि वृषभ राशि का कंट्रोलर है शुक्र, वहां वो सारा बल उसे प्राप्त होता है, स्थिरता प्राप्त होती है, एक से एक अच्छे आभूषण वस्त्र इत्यादि, तो वो कंफर्ट जोन हो जाता है उच्च का। लेकिन कहां जाकर गड़बड़ हो जाती है, वृश्चिक राशि में। वृश्चिक का स्वामी कौन है, मंगल, और मंगल है सेनापति। तो एक महारानी जब ऐसे किसी हाउस में चली जाती है, जब जहां सैनिकों की सारी बातचीत हो रही है, फौज की बातचीत हो रही है, तो वो कौन सा उस बिचारी को समझ में आ रही है, उसके लिए मुश्किल हो गई। तो एक तरह से वहां जाकर वो अनकंफर्टेबल हो जाती है, क्योंकि फौजियों की बातें उसके समझ के बाहर, उसके टेस्ट के बाहर की बातें, वहां नीच में हो जाती है। अब मंगल की बात करते हैं, तो मंगल कहां उच्च का होगा, एक सेनापति अपने कंटोनमेंट में, अपनी फौज के सामने, जहां वो हुक्म चला सकता है, जहां उसे अपने वर्चस्व को दिखाने का मौका मिलता है। लेकिन मकर में, मकर क्यों, क्योंकि मकर का स्वामी शनि, शनि सेवक है, दास है, सैनिक है। तो मंगल बलवान हो जाता है वहां जाकर के, और मैक्सिमम परफॉर्मर होता है, इसलिए उच्च का कहते हैं। लेकिन जब मंगल अपनी सारी रिपोर्ट्स और सारी बातचीत को महारानी को समझाने जाए, तो वहां जाकर के वो नीच का हो जाता है, क्योंकि ना महारानी को इन सब चीजों में इंटरेस्ट है, उसे जाना भी मजबूरी है, और महारानी सुन भी नहीं रही। एक तरीका समझ लीजिए ये। तो ये मंगल की कहानी हो गई कि कैसे उच्च और कैसे नीच देखा गया। चलिए एक और तरीके से लेते हैं, बुध को लेते हैं। अब बुध एक कुमार है, राजकुमार है, अपने ही घर में राजकुमार को सबसे ज्यादा मजा आता है, कहीं भी जाएगा तो दिक्कत। तो अपने घर में ही, यानी कन्या राशि में ही वो अपनी उच्च राशि में होता है। लेकिन पढ़ना पढ़ाना तकलीफ, हर बच्चे को पढ़ने में समस्या है। और जब वो मीन राशि जाएगा, गुरु की राशि में, जो ज्ञान की राशि है, तो वहां जाकर क्या होगा, वो नीच में चला जाता है, क्योंकि गुरुजी बार बार सवाल पूछेंगे और पढ़ने में उसका मन लगता नहीं है। तो वहां जाके कहता है मैं अनकंफर्टेबल हो गया, यानी लो परफॉर्मर हो गया। अब गुरु को लेते हैं, तो गुरु ज्ञान है, गुरुदेव हैं, आचार्य हैं, शिक्षक हैं, एक तरह से मार्गदर्शक हैं। और सबसे अधिक सम्मान उनका कौन करते हैं, स्त्रियां। सारे साधु बाबाओं के पैर पकड़ के स्त्रियां बैठी होती हैं। तो वो महारानी के कक्ष में जब होते हैं, महारानी के समक्ष जब होते हैं, तो सबसे अधिक कंफर्टेबल जोन में होते हैं, क्योंकि उनकी सबसे ज्यादा इज्जत वहीं हो रही होती है। ये सिर्फ कहानी है, इसके व्याकरण की अशुद्धियों में ना जाइए, सिर्फ समझने के लिए इस बात को समझिए, इससे उच्च नीच आप समझ पाए। तो गुरुदेव कहां जाकर उच्च हुए, कर्क में। लेकिन जब वो चले आते हैं मकर में, अब मकर फिर शनि, शनि में सारे दास या सैनिक, सैनिक केवल सैनिकों वाली भाषा सुनना चाहते हैं, उन्हें किसी तरह का प्रवचन, किसी तरह की कथा कहानी में ज्यादा इंटरेस्ट है ही नहीं। तो गुरुदेव वहां लो परफॉर्मर हो जाते हैं कि जो मैं जानता हूं वो ये सुनना नहीं चाहते, और जो ये कहना चाहते हैं वो मुझे नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं शुक्र की। अब शुक्र के पास क्या है, हर वो चीज जो रुपयों से खरीदी जा सकती है, सारा ऐश्वर्य, सारा आनंद, सारा धन, तो उसे तो इसकी चाहना है नहीं, उसमें पहले सब है, उस पर किसी चीज की कमी है तो ज्ञान की। इसलिए जब भी वो मीन राशि में जाता है तो उच्च का हो जाता है, हाई परफॉर्मर, क्योंकि ज्ञान मिलने से उसकी अतृप्त आत्मा को शांति प्राप्त होती है।
और वो मैक्सिमम परफॉर्मेंस देता है। अब ये सारा धन, ऐश्वर्य, वैभव वो एक कुमार के सामने जब रखे, एक बच्चे के सामने रखे, तो ना बच्चे को सौंदर्य का बोध है, ना धन का बोध है, ना किसी और चीज का बोध है, तो कन्या राशि में जाकर नीच का हो जाता है, क्योंकि जो उसके गुण हैं वो बच्चे को इंप्रेस नहीं कर पाते। एक तरीका ये भी है। शनि तुला राशि में उच्च का हो जाता है। अब देखो शनि क्या है, दास, सेवक। कल्पना कीजिए कि एक शनि है जो सिपाही है और उसकी एक खास जगह पे ड्यूटी है जहां कोई नहीं आता जाता है, और एक शनि वो है कि जब उसकी ड्यूटी लग जाती है जनरल साहब के घर या देश के राजा के घर, तो वो सबसे ज्यादा आनंद महसूस करता है, क्योंकि बेशक वो तो नौकर है लेकिन अब उस एसी का भी मजा ले रहा है। समझिए ड्राइवर, अगर मैं ड्राइवर हूं एक ऐसी चीज का जिसमें माल ढोया जाता है, तो मैं पूरी जिंदगी टफ ड्राइविंग कर रहा हूं। लेकिन अगर मैं किसी करोड़पति का ड्राइवर हूं तो बहुत ही सफिस्टिकेटेड गाड़ी चलाता हूं, एसी का मजा लेता हूं और 5 स्टार में जाता हूं रोज, क्योंकि मेरे साथ 5 स्टार जाते हैं। तो मेरी परिस्थितियां कब सबसे ज्यादा शानदार है कि जब मुझे आनंद का अनुभव हो रहा है। मेरी पर्सनल स्थिति नहीं बदली, लेकिन मैं मैक्सिमम परफॉर्मेंस देता हूं और मुझे में अकड़ है कि मैं करोड़पति का ड्राइवर हूं। एक तरीका है, जो दास भाव का स्वामी, सैनिक भाव का स्वामी जब अति ऐश्वर्य के साथ जुड़ता है तो उसे कंफर्ट की फीलिंग होती है। तुला और उसका स्वामी शुक्र, शुक्र मतलब ऐश्वर्य, तो दास को आनंद की प्राप्ति होती है। अब दास कहां गड़बड़ हो जाता है, मेष में। और मेष कौन है, कंट्रोलर, सैनिकों का कंट्रोलर, मैनेजर, संभालने वाला, ऑर्डर देने वाला, यानी मंगल। वो उससे दबा के काम करवाएगा, मेहनत करवाएगा, आदेश देगा, डांटेगा, तो इसलिए वो वहां जाकर के नीच का हो जाता है। तो ये दो तरीके से मैंने एक ही कहानी को आपको समझाया। मुझे उम्मीद है कि उच्च कैसे हो जाते हैं, नीच कैसे होते हैं, ये बात आपको समझ में आई होगी। अच्छा, अगला सवाल हो सकता है कि उसका प्रभाव क्या होता है। साधारणतया तुरंत देखने में जो समझ में आती है बात वो ये है कि नीच ग्रह बुरे असर करते हैं, उच्च ग्रह अच्छे असर करते हैं, पर ये पूरी तरीके से सच नहीं है। इस विषय को बहुत डिटेल में अगर आप समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो मेरा वीडियो नंबर 185 देखिए, कारक और अकारक ग्रह, जो मैंने बनाया, काफी लंबा वीडियो है, उसको देखेंगे समझ में आएगा। अगर आप उसे देख करके समझ लेंगे तो ठीक है। मैं छोटा सा 1-2 मिनट में कुछ समझा देता हूं। चौथे घर में अगर कोई ग्रह बैठता है और वो कारक नहीं है, मान लो अष्टम भाव का स्वामी है, तो एक्चुअली वहां पर बलवान होकर वो चौथे घर का ही नुकसान कर रहा है, क्योंकि वो अकारक है। और दशम भाव में कोई ग्रह कारक होकर बैठता है और अपनी उच्च राशि में जाता है तो बड़ा बल देगा, लेकिन नीच राशि में गया तो दशम भाव का नुकसान करेगा। तो हमको ये समझना है कि कारक और अकारक क्या है। एक साधारण शब्दों में एग्जाम्पल देता हूं, जो मेरा तरीका है। अगर आप साइंस के स्टूडेंट हैं और आपको अकाउंट्स नहीं आता, आप अकाउंट्स में लो परफॉर्मेंस है, नीच में है, क्या फर्क पड़ता है? आपने अकाउंट्स का पेपर ही नहीं देना, आप तो साइंस के स्टूडेंट हो, काम चल गया, क्योंकि अकाउंट्स साइंस वाले के लिए अकारक है। ठीक ऐसे ही अकाउंट्स वाला अगर कहता है कि मैं हिस्ट्री में बहुत वीक हूं, हिस्ट्री में मैं नीच में हूं, होने दीजिए, क्योंकि आपको हिस्ट्री का कभी पेपर ही नहीं देना। तो ग्रह नीच में है पर नुकसान नहीं दे रहा, क्योंकि अकारक है, नॉन परफॉर्मिंग स्टार है। तो आपको यह मालूम होना बहुत जरूरी है कौन सा ग्रह आपका परफॉर्मर है, कौन सा ग्रह आपका परफॉर्मर नहीं है। ये सब डिटेल मैंने वीडियो नंबर 185 में दी है, आपको देखने पड़ेगा। अब सवाल यह आता है कि क्या इसका लाभ उच्च ग्रह हमेशा अच्छा फायदा, नीच ग्रह हमेशा नुकसान देगा? नहीं। इस बात को समझाने के लिए भी मैंने एक वीडियो बनाया, उसका नाम है ग्रहों के उच्च नीच के प्रभाव। तो उसके लिए आप वीडियो नंबर 182 देखिएगा। मैं इन दोनों वीडियोस के लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दूंगा। जरूरी नहीं है कि कोई ग्रह नीच में होगा तो बुरा ही परफॉर्म करेगा। देखिए, तीसरे घर में कोई ग्रह नीच का होगा तो उसकी पूरी दृष्टि, 7वीं दृष्टि 9वें भाव पर पड़ेगी, उच्च। तो थोड़े से आपके एफर्ट्स कम करे, लेकिन भाग्य को इतना बढ़ा दिया। चौथे घर में कोई ग्रह नीच राशि में, तो चौथे घर से उसको मन के सुख और माता से तालमेल थोड़े बहुत गड़बड़ हुई, इट्स ओके। लेकिन दशम भाव पर उच्च दृष्टि पड़ी तो उस जीवन स्तर की जबरदस्त प्राप्ति हुई। ऐसे 100 एग्जाम्पल्स हैं, तो जो मैंने वीडियो में डिटेल में समझाया है। तो ये जब तक आपको ये नहीं मालूम ग्रह नीच का है तो कहां पर है, आप नहीं समझ सकते उसका प्रभाव कारक है कि अकारक है। आपको ये दोनों बातें डिटेल में पता होंगी, तब आप नीच शब्द पे जाएंगे। आखिरी सवाल ये हो सकता है कि अगर हम तय कर लेते हैं ये नीच का और बुरा है, बुरा प्रभाव दे रहा है, तो हम उपाय क्या करें।
हर ग्रह के लिए कुछ ना कुछ तरीके और उन तरीकों का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे उपाय के तौर पर सूर्य को शांत करने के लिए हम उसको जल चढ़ा सकते हैं, तांबा पहन सकते हैं, भगवान सूर्य नारायण की पूजा अर्चना कर सकते हैं, इससे सूर्य शांत होगा। उसकी परिस्थिति अगर कुंडली के हिसाब से ठीक है और कारक है तो माणिक उसका रत्न भी धारण किया जा सकता है, पर रत्न का निर्धारण कारक और अकारक के हिसाब से ही कीजिए, सीधे ही रत्न नहीं पहनिए, नुकसान हो सकता है। चंद्र अगर अच्छा है तो पूर्णमासी का व्रत रखिए, भगवान विष्णु की पूजा अर्चना भी कर सकते हैं, शिव जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं, चंद्र के बीज मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है और चांदी पहनने से भी लाभ होगा। मंगल अगर अच्छा है तो नमक कम खाना चाहिए, ठीक है, ये भी एक कमाल की चीज है। नमक कम खाएं, थोड़ी एक्सरसाइज करें, हनुमान जी की पूजा अर्चना करें, तांबा धारण करें और मंगल के बीज मंत्रों का जाप करने से भी आपको राहत देखने में आ सकती है। अगर बुध आपकी कुंडली में नीच में है और बुरा प्रभाव दे रहा है तो व्यायाम करना सीखना है, अध्ययन करना सीखना है, नई नई चीजें सीखना है, पढ़ना सीखना है, ये प्रवृत्ति बनानी और विष्णु जी की पूजा अर्चना करनी। इससे भी बुध को बल दिया जा सकता है। रत्न तब पहने जब कुंडली में क्लियर हो जाए, कंफर्म हो जाए कि आपके लिए अच्छा है, कारक है, तब, अन्यथा नहीं। अकारक होने को कोई लाभ नहीं होगा। गुरु के केस में अगर आपका गुरु नीच और बुरा प्रभाव दे रहा है, ये बात सिद्ध हो जाती है, तो मांस मदिरा से बचना चाहिए, गुरु वाले भाव को लाना चाहिए, टीचर वाले भाव को लाना चाहिए, नहीं तो नुकसान होगा। और इसमें गुरुओं की सेवा, बुजुर्गों की सेवा करके उनसे आशीर्वाद लेकर के भी काम चलाया जा सकता है। शुक्र के केस में क्या होगा कि शुक्र विलासिता से जो चीज नुकसान आती है वो आती है चरित्र का हनन, तो अपने चरित्र पर ध्यान रखें, अपने खर्चों पर थोड़ा ध्यान रखते हैं, चांदी पहनते हैं, तो इससे भी शुक्र को कंट्रोल किया जा सकता है, शुक्र के बीज मंत्रों का जाप भी किया जा सकता है। शनि के केस में व्यायाम करना, क्योंकि शनि मांसपेशियों को भी संभालते हैं, एक्सरसाइज करना सबसे बढ़िया है, हनुमान जी की पूजा अर्चना करना अच्छा है। अगर हम ये सब भी करते हैं तो इतने से भी, और इसमें खास ध्यान रखें, अगर तय हो जाता है कुंडली के हिसाब से कि शनि आपके लिए बुरा परफॉर्म करेगा ही, नीच में है इस कारण, तो वाहन चलाने में जरूर ध्यान रखें, क्योंकि उसे चोट फूट लगाने की भी गुंजाइशें बढ़ जाती हैं। तो इस पूरी वीडियो में मैंने कोशिश करी कि नीच का मतलब क्या होता है, ग्रह कब नीच में होते हैं, नीच के क्यों हो जाते हैं, क्या हमेशा नीच का ग्रह बुरा प्रभाव देगा या कारक से भी कुछ फर्क पड़ता है कि नहीं, ये सभी 6-7 छोटे छोटे बिंदुओं को मैंने कोशिश की कि इस वीडियो में लाऊं। फिर भी कोई पॉइंट ऐसा रह गया जो आपको क्लियर नहीं हुआ है या इसमें आप कुछ इन एडिशन जोड़ना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। कोई भी प्रश्न पूछना चाहते हैं पूछिए, जितनी मेरी सामर्थ्य है मैं उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। मुझसे संपर्क करने के लिए आप नीचे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कीजिए और जो भी फीस और आगे की प्रोसीजर होगा वो आपको बता दिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।